जी, ओंकार चौधरी जी। और हम बात करेंगे कि नमस्कार। साहब आखिरकार ये हो क्या रहा है। ओंकार जी, जयराम रमेश कह रहे हैं कि पुरानी जो संसद थी, पुराना जो संसद भवन था, वो बड़ा कॉम्पैक्ट था। तो आप तो बहुत गए हैं, तो उसमें कॉम्पैक्ट क्या था? मैंने सुना है तो उसमें तो चलने फिरने के लिए जगह भी नहीं रहती थी। जब पार्लियामेंट स्थगित हो जाती थी, लोकसभा, खास तौर से लोकसभा मैंने बहुत लंबे समय तक कवर की है। कम से कम 2 समाचार पत्रों के लिए तो की ही है, अमर उजाला और हरी भूमि के लिए। तो जब सदन हंगामा होने के बाद स्थगित हो जाता था, तो हम क्या करते थे कि जिस वो गोल-गोल की बात कर रहे हैं, तो चूँकि सर्किल में है वो पूरा गलियारा ऊपर का, जो बड़े-बड़े, लंबे-लंबे वो पिलर दिखते हैं, वो चारों तरफ हैं, तो वो एक पूरा गलियारा है। तो हम लोग 3-4 चक्कर उसमें लगा लिया करते थे, बातचीत करते हुए 2-3 पत्रकार। अ, सैर भी हो जाती थी और थोड़ा-सा समय भी कट जाता था। और उसमें संजय जी, मैं आपको बताऊँ कि नीचे जो पत्थर लगे हुए हैं, वो कई जगह से दरक गए थे। यही हालत पुरानी पार्लियामेंट की अलग-अलग एरिया में जब आप जाते थे, इवन जो जहाँ सदन चलता है, लोकसभा, राज्यसभा चलती है, उन सदनों में भी कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ-कुछ चीज़ें ऊपर से टूट करके नीचे गिरी हैं। 1927 में जो पार्लियामेंट बनी थी और 4 साल बाद जो है वो 100 साल की होने वाली थी। अ, उसकी जो हालत थी, उसके बारे में तो इन जयराम रमेश की पार्टी के कार्यकाल में ही, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब रिपोर्ट आई थी कि साहब ये पार्लियामेंट जो है वो काम-काज करने के लायक रह नहीं गई है, नई पार्लियामेंट की ज़रूरत है। जब मीरा कुमार स्पीकर हुआ करती थी, तब बाकायदा उनकी तरफ से भी सरकार को इस तरह के प्रतिवेदन भेजे गए थे। तो अगर नरेंद्र मोदी के समय में नई पार्लियामेंट बन कर के तैयार हुई है, तो आपके पेट में दर्द होने शुरू हो गए। अब आपको पार्लियामेंट, जो पुरानी पार्लियामेंट आपको याद आ रही है, वो गोल-गोल पार्लियामेंट आपको अच्छी लग रही है। जबकि वस्तु स्थिति ये है कि उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, वो भी सीमित रही है। क्योंकि जब ये बनाई गई थी, जब इसका अंदर का आकार तय किया गया था, जब सीटिंग के अरेंजमेंट वहाँ पर किए गए थे, उस समय की जो ज़रूरतें थी वो अलग तरह की थी। आज करीब-करीब 96-97 साल बाद जो भारत की ज़रूरतें हैं वो अलग तरह की हैं। अभी जब डिलिमिटेशन वगैरह हो जाएगा और अलग-अलग राज्यों में जब बहुत सारी और सीटें बढ़ने जा रही हैं, उसके बाद आप कहाँ बैठाएँगे? एक के ऊपर एक चेयर लगा कर के बैठाएँगे। तो केवल इसलिए, और याद होगा आपको और दर्शकों को भी याद होगा संजय जी, जब ये सेंट्रल विस्टा बनाने की बात थी, प्रपोज़ल था, मैं तो एक मिनिस्ट्री में भी गया हूँ, पीयूष गोयल के आमंत्रण पर वाणिज्य मंत्रालय गया था, और क्या भव्य मंत्रालय बने हैं। उन्होंने एक निजी बातचीत में ये बताया कि जब हम अखिल भारतीय स्तर की, यानी अलग-अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनकी बैठकें बुलाते थे, तो हमें मजबूरी में 5 स्टार होटल में चीज़ों को अरेंज करना पड़ता था, और वहाँ एक मीटिंग पर ही 35 से 40 लाख रुपया आराम से खर्च होता था। अब जो नई मिनिस्ट्री बनाई है मोदी सरकार ने, ये 50-52 के आसपास इनके लिए भवन और दूसरी चीज़ें बनी हैं, राजपथ के दोनों तरफ, और उसमें अब वो सारी सुविधाएँ कर ली गई हैं जो 5 स्टार होटल में होती थी। अब हालत ये है कि 5-7 लाख रुपए में इनकी मीटिंग हो जाती है। अब अंदाज़ा लगाइए, कहाँ तो 40-45 लाख रुपया खर्च होता था और कहाँ 5-7 लाख रुपए में काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना बच रहा है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बात क्यों करें, हम नागरिकों का जो टैक्स का पैसा है, वो कितना बच रहा है और वो अब सही जगह पर कैसे लग रहा है? इसी तरीके से तमाम तरह की सूचनाएँ जो हैं वो अतीत में आती रही हैं
कि इन्होंने मिनिस्ट्रीज की जो किराए के भवनों में चल रही थी उनकी चिंता क्यों नहीं की कि उनके लिए सरकार के अपने मंत्रालय हो, अपनी बिल्डिंग्स हो। क्योंकि वो जो किराए के भवनों में मंत्रालय चल रहे थे वो मोस्टली या तो कांग्रेसियों के थे या कांग्रेसियों के रिश्तेदार के थे। तो जो करीब 1,500 करोड़ रुपए के आसपास जा रहा था किराए का, तो वो किसकी जेब में जा रहा था? अब नई पार्लियामेंट भारत अफगानिस्तान के लिए बना के दे सकता है, अपने लिए अपनी नई पार्लियामेंट नहीं बना सकता। ये क्या तर्क हुआ? और नई पार्लियामेंट के बारे में जो सूचनाएं मिल रही हैं इतनी भव्य है, इतनी दिव्य है, और जो भारतीय संस्कृति है जिसके लिए, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जब आप नई पार्लियामेंट के गलियारों में चलते हैं या किसी भी पार्ट में जाते हैं तो आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो इसको लेकर के आपको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, या आपका दम घुटना चाहिए। ये जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि साहब वो बड़ी कॉम्पैक्ट सी थी, अब तो दूरबीन लगा करके जो है एक दूसरे सांसदों को देखना पड़ता है, वहां पर आपने अगर ध्यान दिया हो, कभी दर्शकों ने कभी ध्यान दिया हो, तो जो आगे की सीटें लगी हुई हैं पक्ष विपक्ष के लिए, कई बार तो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जो दूसरा आदमी बैठता था वो दोनों एकदम सट करके बैठते थे। इतनी तंग सीटें हैं वो। और जो मौजूदा जो नई पार्लियामेंट बनी है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें जो वीडियो वगैरह आई हैं कार्रवाई की, इसमें बहुत खुली खुली सीटें बनाई गई हैं और उसमें स्पेसियस भी है। इनको शायद इसलिए भी थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा होगा कि अब स्पीकर की जो सीट है, जो आपका सिंहासन है, वो अब पहले की तरह इतना नीचा नहीं है कि आप वहां जाकर के कागज पत्थर फेंक सकें और उनकी टेबल पर चढ़ करके हंगामा मचा सकें, जो पिछले दिनों हमने अप्रिय दृश्य देखे हैं। अब वो थोड़ा ऊंचाई पर बना दी गई है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं कि आपकी अप्रोच वहां तक हो ही नहीं सकती है, आप प्रयास भी करें तो भी नहीं हो पाएगी। तो नई हाँ, पार्लियामेंट, काफी गहरा है वो वेल जो है, वाकई वेल जैसा है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए इनके दम घुट रहे हैं क्योंकि अब वो जो ये हंगामे संगामे करते थे, प्रदर्शन करते थे, वो सब अब इस पार्लियामेंट में शायद उतने संभव नहीं होंगे। और हो सकता है, चूंकि ये 4 दिन का जो बिजनेस था वो थोड़ा सीरियस किस्म का था, तो इसलिए ये अपनी उसमें रहे होंगे हदों में। हो सकता है आगे जाकर के ये इसमें भी कुछ पहले की तरह गुल खिलाने की कोशिश करें। जी, और साथ-साथ जो इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन ये नहीं है, फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनका जो इंडी अलायंस है, वो स्वयं में चल नहीं पा रहा है और इसलिए ये संसद का बहाना लेके बैठे हुए हैं कि संसद में वो आपकी भी बात इसमें भी सही है कि चूँकि वो पूरी की पूरी संसद जो है, वो एक भारतीय परंपरा का एक संकेत देती है, उसी का आलोक करती है, तो इसलिए भी इनका दम घुट रहा होगा। दोनों बातें हैं संजय जी। एक तो ये चूंकि नई संसद, इसका शिलान्यास का पत्थर भी नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है, इसके उद्घाटन के शिलापट पर भी नरेंद्र मोदी का नाम है। तो कांग्रेस जो हर जगह नेहरू गांधी परिवार के पत्थर देखने के आदी आदी है, वो नरेंद्र मोदी के नाम के पत्थर वहां पर लगे हुए देखें तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा, दम तो घुटेगा, परेशानी तो होगी। जिन नरेंद्र मोदी का इन्होंने हर जगह विरोध किया है, सही गलत जो भी हो, लेकिन ये पचा नहीं पाए। और वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, इसको आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, हजम नहीं कर पाए। तो उनके नाम पर अगर मिनिस्ट्रीज बन रही हैं, उन्हीं के द्वारा इनिशिएट किए जाने पर सेंट्रल विस्टा,
जिसमें पार्लियामेंट भी है, वो भी बन रहा है। इसके अलावा जो लुटियन जोन जिसको कहता है, उसकी जो कायाकल्प हो रही है, प्राइम मिनिस्टर, ये तो केवल अभी वो चीजें जो सामने आ गई है, मिनिस्ट्रीज हैं, पार्लियामेंट है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर का नया ऑफिस आना है सामने, अभी उनका रेजिडेंस भी आना है, उपराष्ट्रपति का भी ऑफिस और रेजिडेंस सामने आना है। और जाहिर है जब वो सामने आएगा तो इनको फिर इनके पेट का जो हाजमा है वो फिर खराब होने वाला है, इनके मुंह का स्वाद भी काफी कसैला होने वाला है। तो ये नहीं पचा पा रहे हैं, नहीं पचा पाएंगे। जो आपने बिंदु लिया है कि चूंकि जो इंडी अलायंस है वो भी एकजुट नहीं है, उसमें भी तमाम तरह के अंतर विरोध सामने आ रहे हैं, तो वो भी एक कारण है फ्रस्ट्रेशन का। भाई आप ये देखिए ना कि पटना में मीटिंग हो चुकी, 2 दिन इन्होंने वहां बर्बाद किए, फिर 2 दिन बेंगलुरु में बर्बाद किए, फिर 2 दिन मुंबई में बर्बाद किए, और नतीजा क्या निकला इन 3 बैठकों का? चार्टर प्लेन भी इन्होंने हायर किए जो जो वहां पर पहुंचे, क्योंकि ये भी तो दिखाना है कि हम किसी से कम थोड़ा हैं। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कई कई साल से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन वो जो नियमित व्यावसायिक यात्री विमान होते हैं उनमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उससे नाक नीची होती है। तो इसलिए चार्टर प्लेन भी चाहिए, फिर 5 स्टार होटल में बिल्कुल आलीशान तरीके से रहने की व्यवस्था, फिर लजीज पकवान खाने वहाँ चाहिए, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ जहाँ व्यवस्थाएं होती है मीटिंग की वो भी। तो कितना पैसा बर्बाद किया इन्होंने 3 बैठकों में, और नतीजा क्या निकला? संयोजक चुनने की बात चल रही थी, पटना में भी टल गया। बोला जी सर जी को किसी तरह की परेशानी हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बाइकआउट करके चले गए हैं, भाई माहौल खराब हो गया, यहाँ संयोजक घोषित करना ठीक नहीं है, चलो बेंगलुरु में देखेंगे। बेंगलुरु में पहुंच गए, बेंगलुरु में भी कोई ना कोई बहाना बना दिया गया, वहां भी नहीं हुआ। नीतीश जी को बड़ा झटका लगा जब अपने ही खिलाफ वहां पर पोस्टर बैनर लगे हुए दिखाई दिए, और वहां की सरकार जो कांग्रेस की है उसने वो हटवाए भी नहीं कि नीतीश बाबू जरा देख ही लें। फिर मुंबई में क्या हुआ उसका भी हमने देखा। ये बाकी तो छोड़ दीजिए कि संयोजक चुनेंगे या सीट शेयरिंग पर किसी तरह की बातचीत आगे बढ़ाएंगे, एक लोगो नहीं चुन पाए। पार्टी के लिए एक लोगो बनाने की एक धुन सवार है इनके दिमाग पर, पता नहीं क्यों। उस लोगो का ये क्या करेंगे? हमने तो नहीं सुना कि एनडीए का कोई लोगो है, और एनडीए अटल जी के समय से काम भी कर रहा है। ये क्यों लोगो बनाना चाहते हैं, उस पर भी सहमति नहीं जता पाई। और जो ममता बनर्जी का रुख रहा है मुंबई में, अलग से जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी वो, कि जी गार्जियन में क्या छपा है, वो हिंडनबर्ग की तर्ज पर कुछ अचानक छप गया था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में क्या छपा है, उसको लेकर के अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ममता बनर्जी मीटिंग में बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि यहाँ 27-28 दल इकट्ठा हैं, अलग से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और किसी से परामर्श भी करना आपने जरूरी नहीं समझा। अब कांग्रेस का जो रवैया है जब से राहुल गांधी की वो 2 साल की सजा स्टे हुई है, तब से अजीबोगरीब है। जब तक सजा थी तब तक तो मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे लोग कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री पद का कोई लोभ लालच नहीं है, हम तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे ही राहुल गांधी की वो सजा समाप्त समाप्त तो नहीं हुई, स्टे हुई, उस पर दोबारा से सुनवाई होगी, उसके बाद से इनका रंग रूप बदल गया, इनका तौर तरीका बदल गया, जैसा आमतौर पर कांग्रेस के साथ परेशानी है। और कई इधर हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। आज ही के डेवलपमेंट की बात करें तो नीतीश बाबू अ, दीनदयाल उपाध्याय के एक प्रोग्राम में पहुंच गए पटना में। जी। तो तो इनकी इनकी जो सिरदर्दियां हैं वो एक आध नहीं है, बहुत सारी हैं। अब वो अलग तरह से संकेत और संदेश दे रहे हैं कि या तो बनाओ मुझे संयोजक, नहीं बनाओगे तो फिर मेरे तार तो हरिवंश के जरिए नरेंद्र मोदी से जुड़े ही हुए हैं, अमित शाह से जुड़े ही हुए हैं, तो मैं तो झोला उठाऊंगा उस तरफ निकल लूंगा।
लेकिन अगर हम नीतीश बाबू की बात करें, थोड़ा सा विषय से हट करके, तो नीतीश बाबू जैसा कि आज चर्चाएं चल रही हैं पिछले कुछ घंटे से, गलती अगर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से की नीतीश को साथ लेने की, तो बहुत बड़ा नुकसान इनको बिहार में होगा। और सुशील मोदी हों या दूसरे लोग हों, वो तो लगातार कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि नीतीश के लिए अब एनडीए में कोई जगह नहीं है, लेकिन वो एक अलग तरह का केस हैं। पता नहीं कब जो जो कुछ करते हैं उसका उसके पीछे उनका मकसद क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये जो इंडिया अलायंस है, बहुत कंफर्टेबल इसके घटक दल और घटक दलों के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी। दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपको याद दिला रहे हैं हम हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 की, जिसमें एक राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होगा और उसके लिए आपके पास अवसर है। आप इसमें क्राउड फंडिंग में भाग ले सकते हैं, अथवा आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ स्वयं उपस्थित हो सकते हैं, अथवा आप इसके कोई सेशंस स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ये सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज राजस्थान में बड़ी गहमागहमी थी, कल भी थी। कल वहाँ राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, और राहुल गांधी ने कल बड़ा जोरदार बात कह दिया कि इतनी जोरदार बात कह दी कि साहब आप जानते हैं अशोक गहलोत को भी हंसी आ रही होगी कि उन्होंने कह दिया कि साहब कि हम मध्य प्रदेश तो जीतेंगे और हम छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, राजस्थान में वो कांटे की लड़ाई है। जी मतलब जी। और वो भी राजस्थान को राइट ऑफ कर चुके हैं। और तेलंगाना के बारे में कहा कि तेलंगाना में भी हम आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं भगवान जाने। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, जो जो मैंने कहा कि जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की है उस पर अशोक गहलोत को भी हंसी आ रही होगी कि भाई काहे की टफ लड़ाई, हम तो बैठे हैं, लूटे पीटे बैठे हैं। राजस्थान के बारे में तो कोई आंख बंद करके भी बता सकता है कि क्या होने जा रहा है। और जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है, इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे के को एक संकेत और संदेश भेजने की कोशिश की है, और वसुंधरा राजे ने भी शायद एक संदेश भेजने की कोशिश की है, जो फोटो हवा में तैर रहा था, जिसमें जोशी साहब, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और कुछ एक और नेता इनके बैठे हुए थे, उनके बीच में वसुंधरा राजे बैठी हुई थी। इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में वापसी इनमें से कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे वसुंधरा ही खेल बिगाड़ने की कोशिश करें तो भी भारतीय जनता पार्टी आराम से वापस आएगी। मध्य प्रदेश में जो सूचना मिल रही है, थोड़ा सा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो क्षेत्र है, वहाँ जो स्थितियाँ बीच में डामाडोल दिखाई दे रही थी, उनको अगर छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई परेशानी होगी वापसी में कोई। और वैसे राजनीति में कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं होता है, एकदम आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ही होगा। हो सकता है अंडर करंट कुछ ऐसा चल रहा हो जो राहुल गांधी को पता हो और बाकी लोगों को पता ना हो। छत्तीसगढ़ में वो बात हो सकती है जो उन्होंने राजस्थान के बारे में कही है, वहां पर टफ फाइट हो सकती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन और किसी राज्य में मुझे नहीं लगता कि उस तरह का मुकाबला जो है वो होने वाला है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं और चाह रहे हैं। जी जी। तो राहुल गांधी ने तो अपनी पूरी लाइन चेंज कर दी है। अब वो ओबीसी पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे?
जो जो कांग्रेस, इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 2010 में जब राज्यसभा में आपने ये महिला आरक्षण विधेयक पारित करा लिया था, उस समय ओबीसी की चिंता क्यों नहीं थी आपको? या इससे पहले भी अलग-अलग अवसरों पर ओबीसी को लेकर के जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो आप दबा करके क्यों बैठ गए थे? उन पर आप लोगों ने अमल क्यों नहीं किया? और कई ऐसे अवसर आए जब ये कुछ कर सकते थे, कुछ संकेत दे सकते थे और वीपी सिंह वाला प्रकरण पूरा भूल गए। उससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, वो सब कांग्रेस की ही आंखों के सामने हुई हैं। कांग्रेस ने कभी, और ये तो हमेशा कहते रहे, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म आधारित राजनीति नहीं करते हैं। जात पात की राजनीति नहीं करते हैं तो जाति पाति के आधार पर टिकट क्यों तय करते हैं? दूसरी बात ये है कि आप धर्म आधारित राजनीति नहीं करते हैं तो केरल में क्या करते रहे हैं या कुछ दूसरी जगहों पर क्या करते रहे हैं? आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? और जिस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि 3 चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करना होगा। एक उन्होंने कहा था कि जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति है, इसको ख़त्म करना होगा, जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को रोकती है, उस पर एक तरीके से आघात और प्रहार करती है। दूसरे उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। और जब हम समग्रता में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वंशवाद और परिवारवाद भी इन्हीं इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच में है। अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो वो भी इन्हीं के बीच में कई स्रोत जो हैं वो बह रहे हैं, नाले बह रहे हैं कीचड़ से लबालब, और तुष्टीकरण की राजनीति भी यही लोग करते रहे हैं। तो ये कह देना कि साहब हम धर्म आधारित राजनीति नहीं करते और अब जो कुछ कर रहे हैं ओबीसी ओबीसी चिल्ला करके, वहां पार्लियामेंट में खड़े होकर के किसी एक डॉक्यूमेंट को लहरा करके एक सीन क्रिएट करना कि जैसे बहुत रहस्यवादी कोई ऐसी बात वो ढूंढ करके ले आए हैं कि पूरा देश आश्चर्यचकित रह जाएगा कि साहब 90 सेक्रेटरी में से 3 सेक्रेटरी ही ओबीसी के हैं जो सरकार को और देश को चलाते हैं। वो तो खैर अमित शाह ने वहीं जवाब दे दिया था इनको, जब वो जवाब देने के लिए खड़े हुए, कि भाई इनकी समझ है कि सेक्रेटरी देश को चलाते हैं या सरकार को चलाते हैं। हमारी समझ है कि जो सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा, वो चलाती है, पार्लियामेंट चलाती है, एक पूरा सिस्टम है वो चलाता है। और ये कई बार जब इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में पकड़ा दी जाती हैं कि इस चीज़ को आप उछाल दीजिए, थोड़ा सुर्खियां बन जाएगी, और जो इनका ओबीसी समर्थक वर्ग है उसमें आप थोड़ी बहुत सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे, तब इनको बैकग्राउंड कोई बताता नहीं है। वो तो अर्जुन राम मेघवाल ने जो है इनके चक्षु खोलने का प्रयास किया कि जिस लिस्ट के 3 सचिवों की चर्चा आप कर रहे थे, ये तो 92 बैच के हैं, और 92 बैच के समय किसकी सरकार थी, थोड़ा राहुल गांधी को ये भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए था। तो भैया अगर सेक्रेटरीज वगैरह भी, आईएएस आईपीएस भी अगर जातीय आधार पर चुने जाते हों, तब तो ठीक है, आप किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करिए। पीवी नरसिम्हा राव, उनको गाली दीजिए खड़े होकर के, फिर नरेंद्र मोदी को गाली क्यों दे रहे हैं आप? तो ये एक बेवजह की चीजें स्टार्ट करना, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग मतलब हताशा में कहाँ तक पहुंचेंगे। अभी तो 9.5 साल ही हुए हैं सत्ता से बाहर हुए केंद्र की, अभी तो और इनको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत लोगों का तो ये कहना है कि ये जो महिला आरक्षण
विधेयक पारित कराया है, जो 15-17 राज्यों की स्वीकृति और मोहर के बाद और राष्ट्रपति की मोहर के बाद कानून बन जाएगा। अभी 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, और जब ये लागू होगा 2029 में, तो उस समय भी महिलाओं की तरफ से उनको आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा? और तब तक तो राहुल गांधी और बुढ़िया जाएंगे, मतलब 60 साल से मेरे विचार से ऊपर हो जाएंगे। तब इनका क्या होगा? इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होगा? ये सोच करके थोड़ा सा अंदर से डर भी लगता है। ये तो चिरंजीवी है ना, तो इसलिए इनको तो क्या समस्या आनी है। ये अलग बात है कि जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि ये महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ वो एक कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, वो भी लगता है मिल गया है मोदी से, और उसने जिस प्रकार की हरकत की और उसका जो भारत ने उत्तर दिया और जिस प्रकार से खालिस्तानियों के छापे पड़े और चारों तरफ पूरे विश्व में जो है वो मोदी मोदी छा गया, तो उससे भी बहुत अंतर पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पिटाई से नंबर 2 पे यदि कोई अच्छी चीज़ लगती है भारत की जनता को, तो वो गोरों की पिटाई से लगती है। आप उसका नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग तो अब मीडिया में उसको कनाडा का पप्पू बोलने लगे हैं। हाँ, वो कनाडा तो का पप्पू है। तो वो ये नाम ज़्यादा इस समय प्रचारित हो रहा है कि एक पप्पू हमारे यहाँ, एक पप्पू पाकिस्तान में, एक पप्पू कनाडा में। हुँ, अब और कितने पप्पू निकलेंगे वो धीरे-धीरे पता लगेगा कि जो भारत से या भारत की मौजूदा सरकार से या नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल रेटिंग आती है उससे किस कदर परेशान हो जाते हैं। तो इन पप्पुओं की गिनती कहाँ जाकर के ठहरेगी, कुछ कह नहीं सकते। पर जिस प्रकरण का आपने ज़िक्र किया है, इसमें एक तो भारत सरकार ने डोजियर जारी कर दिया है, और उसमें जो पन्नू वगैरह की इनकी संपत्तियां हैं, वो सारी उजागर हुई हैं, कहाँ-कहाँ है, ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग-अलग राज्यों के जो शासन है, उनको कहा है कि भई ये जिनकी पहचान हुई है, चाहे कनाडा में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे यूएस में, चाहे यूके में, इन्होंने जो कॉन्सुलेट पर या दूतावासों पर या उच्चायोगों पर जो हिंसक प्रदर्शन किए हैं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ बेअदबी करने की कोशिश की है, इनके ये रहे फोटो, ये रहे इनके वीडियो, इनकी देखिए कहाँ-कहाँ संपत्तियां हैं। चल अचल जो भी संपत्तियां हैं, उनकी लिस्ट बनवाई जा रही है, उनको जब्त करने की तैयारी है। इसके अलावा संजय जी, जो इनको ओवरसीज सिटीजन कार्ड दिए गए थे, वो ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। जिनके पास भारत के पासपोर्ट हैं, वो रद्द करने की तैयारी चल रही है। यानी चौतरफा इनकी घेराई शुरू हो चुकी है, और संदेश और संकेत बहुत साफ हैं कि ठीक है भाई, अब हम इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं, जो बकवास आपने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के की है। और ये हम अपनी तरफ से करते, आपके बिना कुछ कहे करते, तो मोदी सरकार पर आरोप लगता। पर चूंकि शुरुआत आपने कर दी है, तो अब अंत हम करेंगे इसका। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है गवर्नमेंट इसको ले रही है, और अब खालिस्तानियों की जो कहते हैं ना कि मुश्कें कसने की जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। पन्नू की जो चंडीगढ़ में सेक्टर 15 सी में कोठी है, वो हुँ, जब्त हुँ, कर ली गई। जब्त तो हुँ, छोड़िए, वो गवर्नमेंट में मिला ली गई है, वो अब वो गवर्नमेंट की संपत्ति है। इसी तरीके से अमृतसर में इनकी जो कृषि भूमि थी, इनकी पैतृक करीब 40 कनाल 45 कनाल, वो भी अब गवर्नमेंट की ज़मीन हो गई है। निज्जर के यहाँ ऑलरेडी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तो और सारे हवाई अड्डों को इनकी जानकारी दी गई है, इनके फोटो के साथ जानकारी दी गई है, जिन जिन पर अब भारत की नज़र है। उन गवर्नमेंट्स को, चाहे वो
ऑस्ट्रेलिया की है, कनाडा की है, यूके की है, यूएस की है, सबको जानकारियां भेजी गई हैं कि ये चेहरे हैं जिन्होंने हमारे दूतावासों पर, हमारे कॉन्सुलेट या हमारे उच्चायोगों पर बदतमीजियां की हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो नहीं करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट तो कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर ही चुकी है और मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब इनकी भारत में एंट्री आसान नहीं होगी। तो अब अगर खालिस्तान बनाना है ट्रूडो को, कनाडा के पप्पू को, तो वहीं वैंकूवर के पास में या जो इनकी राजधानी है उसके बगल में ही कहीं बनाइए, वहाँ तो ज़मीनें बहुत हैं। तो वहाँ पर खालिस्तान का निर्माण करें और पन्नू को या जिसको भी ये चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति घोषित करें। भारत में तो अब इनकी एंट्री पूरी तरीके से बैन हो जाएगी, ये तय मानिए। जी, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि इंडी अलायंस तो आपस में ही लड़ते-लड़ते खत्म हो जाएगा। तो फिर 2024 में ये क्या करेंगे ये? किसी भी प्रकार से मोदी को चुनौती देने की स्थिति में तो अब लग नहीं रहे। संजय जी, कई चीज़ें हैं, उनका बार-बार उल्लेख भी हम कर चुके हैं, अपने प्रोग्राम्स में भी कर चुके हैं, आपके मंच पर भी आकर के कर चुके हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं और फिर ये देखा जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर रिपीट करने के लायक है या नहीं है, ये गवर्नमेंट फिर से ज़िम्मेदारी देने के लायक है या नहीं जैसे है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको, 2 जी, जी। उदाहरण। सीपीएम ने कह दिया है कि वो तो सारी सीटें लड़ेगी बंगाल में और केरला में। और ममता दीदी ने कहा कांग्रेस को चाहिए तो 2 सीटें अधिक से अधिक ले ले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए तो 2 सीटें ले ले। हमारे केजरीवाल कह रहे हैं कि भई कांग्रेस को चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में 2 सीटें ले ले। पंजाब में तो हम लड़ेंगे सभी, या कोई एक तो छोड़ देंगे कोई। और जहाँ तक बिहार का प्रश्न है तो वहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि 8 सीटें तो हमें चाहिए। और फिर उनके पास क्या बचेगा? वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें हमें चाहिए। तो ये तो इसी में ही, इसी उलझन में ही सारा का सारा मामला खत्म हो जाना है। उधर शरद नहीं, पवार जो है, वो अपने पत्ते ही नहीं खोलते। आपको क्या लगता है चौथी मीटिंग होगी या चौथा हो जाएगा इनका? क्योंकि जो हालत है, उसमें मुझे नहीं लगता कि अब चौथी मीटिंग की कोई ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों को। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, एक के बाद एक नरेंद्र मोदी तो मतलब कि चौके-छक्के टीएमसी उड़ाए जा एक रहे हैं। रैली करने जा रही है दिल्ली में अकेले। नहीं, सब अकेले-अकेले लगेंगे ही संजय जी, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने काफ़ी समय पहले कहा था कि दिसंबर तक तो इनमें से 60% जो है वो तितर-बितर हो चुके होंगे, अलग-अलग अपनी राह पकड़ चुके होंगे और जो बचेंगे वो शायद वो बचेंगे जो यूपीए में इनके साथ 2004 से हैं। और यूपीए का भी इन्होंने क्या करके रखा हुआ है। जब ये सत्ता में थे तब इनकी एरोगेंसी चरम पर थी। तब ये यूपीए के घटक दलों को बिल्कुल विश्वास में ही नहीं लेते थे। उनका समर्थन भी लेते थे, उनके समर्थन पर सरकार भी चला रहे थे और उन्हीं को घुड़कियाँ भी देते रहते थे। उनकी फाइलें खोल करके रखी हुई थी। मुलायम सिंह यादव की भी फाइल खुली हुई थी, मायावती की भी खुली हुई थी। कुछ दूसरे लोगों को भी बताया जाता था, दिखाया जाता था कि अब तक ये पाप तुम कर चुके हो, कान दबा करके चुपचाप जो हम कर रहे हैं उसको स्वीकार करते जाओ। तो वही चल रहा था। और उसके बाद भी जब ये सत्ता से बाहर हो गए 2014 के बाद, मैंने कभी नहीं सुना कि यूपीए की कोई बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई है, जो उसकी चेयरपर्सन बनी हुई थी। अब चूंकि यूपीए के नाम के आगे बहुत सारे अलंकरण जमा हो गए थे कि ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, ये भ्रष्टाचार हुआ, 2G, एजी, योजी, तो इन्होंने सोचा कि इसको खत्म करो, इसको दफन करो, कोई नया नाम लाओ। नाम को लेकर के मंथन हुआ और फिर बड़ी मुश्किल से अब वो हिंदी में अगर कोई कहे कि भई आपका ये INDIA का जो आपने अलग-अलग अक्षर ढूँढे हैं, इसका ज़रा हिंदी में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो शायद राहुल गांधी भी नहीं बता पाएँगे।
तो इन्होंने ऐसा एक नाम ढूंढ लिया और उस नाम को इन्होंने मतलब उसकी ब्रांडिंग करने की भी अजीबोगरीब तरीके से कोशिश की, पर उसका ऑलरेडी दम निकल गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहीं घमंडिया कहना शुरू किया, कहीं इंडिया एयरलाइंस कहना शुरू किया। मीडिया में भी अब इन्हीं शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो ये दांव भी इनका फेल गया। पर सबसे बड़ी समस्या जो आपने इंडिकेट की है कि अलग अलग राज्यों में ये कांग्रेस को घुसने ही नहीं देंगे, और ममता बनर्जी और लेफ्ट के बीच में, वहाँ केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ में सींग भिड़े रहेंगे। तो ये चीजें चलने वाली नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी को अपना नेता क्यों मानेंगी, क्यों स्वीकार करेंगी? या जिन्होंने अपेक्षा पाली थी, सपने देख लिए थे नीतीश बाबू ने, या जो अपने साइज से 2-3 इंच बड़ी कमीज पहन करके घूमते हैं केजरीवाल, वो भी गलतफहमी के शिकार है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं भी हो सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी को एज लीडर स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये इकट्ठे भी रह पाएंगे। एकजुट होकर के रैलियां करना और ये सब चीजें करना, ये तो बहुत दूर की बात मुझे अभी भी लग रही है, क्योंकि भोपाल की तो इनकी रैली ऑलरेडी रद्द हो चुकी है, जो अक्टूबर के पहले पखवाड़े में होने वाली थी। वहाँ तो कमलनाथ ने जो बयानबाजी की थी स्टालिन के बेटे ने, उसके बाद ही किनारा कर लिया कि भाई अगर हमने रैली कर ली और ये स्टालिन वगैरह आ गए या दूसरे जो उनके हिमायती हैं वो भी आ गए हमारे मंच पर, तो हमें तो यहाँ की जनता के जूते पड़ेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश का मिजाज थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को सहन करने की शक्ति लोगों में कम है, तो लेने के देने पड़ते, इसलिए वो रैली तो रद्द कर चुके। आगे भी होगी, मुझे इसको लेकर के संदेह है। मुझे तो नहीं लगता कि ये इंडिया अलायंस की रैली उत्तर भारत के किसी भी प्रदेश में कर पाएंगे, जी जी। क्योंकि जैसे ही वो करेंगे तो वहाँ पे उदयनिधि स्टालिन और खड़गे साहब स्वयं, खड़गे साहब के सुपुत्र, चिदम्बरम के सुपुत्र, इन सब की बात तो सामने आने वाली ही है। और इसको लेके एक इन्होंने तो बहुत बड़ा मुद्दा दे ही दिया है। अभी तो बीजेपी ने भुनाना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन छोड़ेगी तो नहीं, वो उसको कैसे छोड़ देगी? इनके पास बहुत सारे तेजस्वी लोग हैं संजय जी, जो आगे भी मुद्दे देते रहेंगे, पकड़ाते रहेंगे, और चुनाव आते आते तक तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की भरमार होगी। और प्राइम मिनिस्टर तो आप देखते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर चूकते नहीं है कभी। जब भी इस तरह का मुद्दा उनके हाथ में आता है तो वो उसको ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा आधार तैयार करते हैं और करवाते हैं अपने प्रवक्ताओं के जरिए कि ये बैकफुट पर दिखाई देने लगते हैं। स्टालिन के बेटे ने अपने वोटर्स को यूनाइट करने के लिए सनातन धर्म पर, सनातनियों पर अटैक किया था, लेकिन लेने के देने पड़ गए। बाद में तो उनके पिताश्री भी सफाई देते हुए आए कि साहब 1000 मंदिरों में तो मैंने आरती और पता नहीं क्या क्या किए हैं। तो ये पता चलता है कि जो नासमझ और नादान दोस्त होते हैं वो किस तरह की मुश्किलें पैदा कर देते हैं, और वही सब इनको देखने को मिल रहा है, भुगतने को मिल रहा है। और हमारे केजरीवाल जी का क्या हाल है? केजरीवाल रहस्यात्मक तरीके से इधर चुप हैं। मीडिया में कुछ आ नहीं रहा है उनका, या तो वो इस गठबंधन से निकलने के रास्ते क्या हों उन पर विचार कर रहे हैं, कैसे निकला जाए कि ठीकरा उनके सिर पर भी ना फूटे। तो मुझे लगता है या किसी तरह की कुछ परेशानी में है, या उनको कोई सिग्नल सूंघने में आ गया है कि कुछ
बड़ा और कड़ा होने वाला है शायद आने वाले दिनों में, कुछ तो है, क्योंकि इधर जो घटनाक्रम हुआ है, अभी द्वारका में एक प्रोग्राम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें यशोभूमि मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन था, यशोभूमि एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन था, तो वहाँ केजरीवाल को आमंत्रित नहीं किया गया। तो खाली बस वो आतिशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि सर जी को ना बुला करके बड़ा जो है गलत कर दिया इन्होंने। बाकी इसके अलावा तो कहीं कोई कुछ बयान है नहीं, या तो चड्ढा की शादी की तैयारियों में लगे होंगे या फिर कोई और रहस्य का कारण है जिसकी वजह से चुप है थोड़ा। जी, तो आइए इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। एक प्रश्न आया वो ले लेते हैं। एक निशिकांत जी पूछ रहे हैं, संजय सर, इज देयर एनी लाइव Q&A सेशंस विद स्पीकर्स ऑन JD एनुअल इवेंट? स्पीकर्स के साथ में सेशंस तो नहीं, हाँ इंटरैक्शन के लिए कॉर्नर्स बनाए गए हैं और उन कॉर्नर्स में करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस लिए जाएंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए जाएंगे सेशंस में। सेशंस में बिल्कुल सिलेक्टेड फिल्टर्ड क्वेश्चंस लिए जाएंगे, 3-4 से ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। और आप लोग जो वहाँ उपस्थित रहेंगे उनके लिए अवसर होगा कि वो सभी जो स्पीकर्स हैं उनसे इंटरैक्ट कर सकें, और हमारे ओंकार जी भी वहाँ होंगे निश्चित रूप से। जी तो जी, कुछ सुपर चैट वाले भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। ये सब क्वेश्चन की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करेगा। तो आइए आज के कार्यक्रम को फिर हम यहीं समापन करते हैं। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, ओंकार जी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद।